हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। इसके पहले हम लोग लीवर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आइए सबसे पहले हम गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेरोसा। दूसरा होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तीसरा होता है सबम्यूकोसा। और लास्ट की लेयर होती है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा की जो एपिथेलियम होती है वो इनवेजिनेट कर जाता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है हमारा, यहाँ पे देखेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पर बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे पास तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं। पहली है म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है। दूसरी हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल्स या इसी को हम पैराइटल सेल भी बोलते हैं। ये HCl और CIF सिक्रेट करती है। CIF इसको बोलते हैं कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये बेसिकली विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं कैस्ट्रल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो इसको हम फूड के थ्रू लेते हैं। तो ये फूड के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है। वहां से उनका ये जो है कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि स्टमक के द्वारा रिलीज किया जाता है उससे कंबाइन करता है और तब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। बाकी HCl जो हो गया ये आपका, इसके कई सारे फंक्शन हैं। तो देखेंगे HCl जो होता है ये एंटी माइक्रोबियल होता है यानी माइक्रोब्स को किल करता है। इसके अलावा कई सारे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारी सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल या फिर जाइमोजन सेल बोलते हैं। ये बेसिकली प्रोरेनिन सिक्रीट करता है जिसको बाद में रेनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ HCl की जरूरत होती है। तो HCl जो होता है वो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं बट इसका एक्टिवेशन जो होता है वो HCl की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज यानी लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो सिंपल फैट को डाइजेस्ट करता है। और जिलेटिनेज होता है जो कि मीट की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस का अमाउंट 1.5 से 2 लीटर पर डे होता है। 1.5 to 2 लीटर
पर डे। तो ये इतना जूस सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा। गैस्ट्रो दैट मीन्स होता है स्टमक, गैस्ट्रो दैट मीन्स स्टमक, यानी स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड को ही हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो देखेंगे पॉइंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड, these are present in the wall of stomach beneath the surface of epithelium, and these are three types, that is cardiac gland secreting mucus for the protection, pyloric gland that is secrete mucus, and the hormone gastrin secreted by the G cell, and third one is the fundic gland, and they have the three type of the cells, that is chief cells or peptic cell secrete the प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सिक्रिएट करता है हमारा पेप्टिक सेल या चीफ सेल, या इसी को जाइमोजन सेल बोलते हैं। इसके अलावा है नेक सेल दैट सिक्रिएट द म्यूकस, या म्यूकस नेक सेल बोलते हैं इसको। और तीसरा है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज CIF सिक्रिएट करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को हम बोलते हैं कैस्ट्रल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, CEF बोलते हैं, कैस्ट्रल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो ये इसी के एब्जॉर्प्शन के लिए CIF रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज 0.9 to 1.8%। जो होता है ये जो है गैस्ट्रिक जूस का pH होता है 0.9 to 1.8 तक, दैट इज हाईली एसिडिक। नेक्स्ट देखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब देखिएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में बेसिकली हमारे पास दो ग्लैंड हैं, एक है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है म्यूकस सिक्रेट करता है आपका, और क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन्स या इसी को इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम एंड सिक्रीट द म्यूकस। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है वो सब म्यूकोसा रीजन तक पाया जाता है, डियोडिनम के सब म्यूकोसा रीजन में पाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप डियोडिनम अंडरलाइन करेंगे कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, सब म्यूकोसा। आपने 4 लेयर पढ़े थे, सेरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा की एपिथेलियम जो होती है वो सब म्यूकोसा तक इनवेजिनेट कर जाता है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। क्रिप्ट ऑफ लेबर कोन्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इलियम। जो क्रिप्ट ऑफ लेबर कोन्स होते हैं ये म्यूकोसा की इलियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेनेथेल, lining the base of the intestinal gland and secrete the lysozyme। एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है लाइसोजाइम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट सभी एक्सोक्राइन सेक्रेशन में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप सॉल्व कर लेंगे, PDF में आपको दिया गया। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, डाइजेशन जो होता है वो मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल है, या मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस होता है।
अब इसमें मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है और केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है तो देखेंगे। मैकेनिकल डाइजेशन, it includes the breakdown of large size food particles into smaller one by the mastication or chewing, यानी खाने को चबाने से, च्यू करने से या मेस्टिकेट करने से जो पार्टिकल का साइज है, फूड पार्टिकल का साइज वो स्मॉल हो जाता है। दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ द टीथ एंड चर्निंग मूवमेंट इन द स्टमक। नेक्स्ट है आपका केमिकल डाइजेशन, इसी को बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं। इट इंक्लूड्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड by enzymes from the digestive gland and form the different part of the gut। तो केमिकल डाइजेशन जो होता है वो बेसिकली एंजाइम्स की मदद से हाइड्रोलिसिस होती है, दैट मींस ब्रेक डाउन होता है। एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबियल डाइजेशन। इट इंक्लूड द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज एंजाइम। तो माइक्रोब्स की मदद से होता है, जैसे कई सारे कैटल्स हैं हमारे जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कैटल्स के स्टमक में पाए जाते हैं, जो सेलुलेज एंजाइम रिलीज करते हैं और जो कि सेलुलोज का आसानी से डाइजेशन कर सकता है। सिक्रेटेड बाय द सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द गट। जो एसोसिएशन होता है तो ये एसोसिएशन जो होता है ये सिम्बायोटिक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन इन द माउथ कैविटी और ओरल कैविटी। तो देखिए हमारे ओरल या बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रेट होता है और सलाइवा में पाया जाता है सलेवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेता है। The major functions of buccal cavity are mastication of food, mixing of food with the mucus and help in the swallowing। खाने को चबाना, उसको बारीक करना और निगलना ही जो प्रोसेस होता है ये ओरल कैविटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका सलाइवा। तो देखेंगे सलाइवा कंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम्स एंड लाइसोजाइम। जो हमारा सलाइवा होता है दैट इज लार ग्रंथियों से जो लार सेक्रेट होता है उसमें कई सारे एंजाइम और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, साथ में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। Chemical digestion is
इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, बेसिकली जो फूड का डाइजेशन होता है वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द सलेवरी एमाइलेज। देखिए ये है स्टार्च या पॉलीसेकेराइड, ये आपका जो है देखिए जो स्टार्च होता है हमारा वो सलेवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक तरीके का डाइसेक्राइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करिएगा, 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन द बक्कल कैविटी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका 30% पार्ट जो है हमारे बक्कल कैविटी में ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं। तो 30% स्टार्च जो है हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है हमारे बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट देखेंगे, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा acts as an antibacterial agent that prevent the infections। तो लाइसोजाइम जो होता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। बट लाइसोजाइम जो होता है ये आपका स्लोवेस्ट एंजाइम होता है, सबसे स्लो काम करने वाला होता है। तो इसके रहने के बाद भी फिर भी बक्कल कैविटी हमारे जो है बैक्टीरिया हमारे बक्कल कैविटी में ग्रो कर जाते हैं। Next is lingual lipase digest the triglyceride into diglyceride and fatty acid। तो लिंगुअल लाइपेज होता है यानी जो बकल कैविटी में सिक्रेट किया जाता है। यहाँ देखेंगे ये ट्राइग्लिसराइड है आपका, ये फैट मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो जाता है डाइग्लिसराइड में और साथ में फैटी एसिड रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिंगुअल लाइपेज। नेक्स्ट देखेंगे फूड बोलस form in the oral cavity contains and undigested protein and partially digested starch and fat। तो जो फूड जो है जब मिक्स विद सलाइवा हो जाता है, जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं। बोलस में पार्शियली डाइजेस्टेड स्टार्च और फैट पाया जाता है
और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पाया जाता है जो कि पूरी तरीके से अनडाइजेस्टेड रहता है। द फूड बोलस फॉर्म इन sent into the esophagus by the deglutition or swallowing। जो हमारा बोलस होता है that food mixed with the saliva form the bolus। बोलस जो है आपका इसोफेगस में मूव करता है by the process of deglutition or swallowing, that means निगलना। The gastroesophageal sphincter controls the passage of the food into the stomach। आपको स्टमक पढ़ाते समय या इसोफेगस पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि इसोफेगस के लोअर मोस्ट पोजीशन पर सिचुएटेड होता है इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि जो स्टमक में फूड पार्टिकल जाते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन स्टमक। देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर। एक्चुअली स्टमक हमारा रिजर्वायर ऑफ फूड कहलाता है, ये प्राइमरली जो है फूड को स्टोर करता है। Food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movement of its muscular wall. It is called the chyme। फूड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस इज नोन एज द काइम। जब हमारा बोलस जो है हमारे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो वो काइम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, mucus and bicarbonate present in the gastric juice play an important role in the lubrication and protection of the mucous epithelium from the exocrine by the excoriation by the highly concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा स्टमक होता है उसी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा HCl सिक्रेट किया जाता है, जिसका पीएच जो होता है वो 0.9 to 1.8 होता है। बट वो HCl हमारे स्टमक की वॉल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसका रीजन है कि म्यूकस एक थिक लेयर फॉर्म करता है और बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3-, ये भी न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम को। HCl provide acidic pH that is 1.8, which is optimal for the action of pepsin। HCl की वजह से जो स्टमक का पीएच होता है वो एसिडिक होता है। HCl kills the microorganism ingested along with the food। अगर मान लीजिए हमारे फूड के थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसको HCl जो होता है किल कर देता है। The proenzyme of gastric juice, the pepsinogen and prorenin, on exposure to HCl are converted into active enzymes pepsin, renin and respectively।
पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। जो पेप्सिन होता है हमारा एंजाइम है, ये हमारे प्रोटीन को ब्रेक कर देता है प्रोटियोजेज में और पेप्टोन्स में, जो कि स्मॉलर पेप्टाइड होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोटीन। नेक्स्ट एंजाइम है रेनिन, या इसी को हम बोलते हैं काइमोसिन। इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम found in the gastric juice of infant, and it act on the रेनिन बेसिकली जो होता है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो छोटे बच्चों और कैटल्स के स्टमक में पाया जाता है। तो रेनिन हमारा मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो देखेंगे मिल्क प्रोटीन, द केसीन इज इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। कैल्शियम आयन and convert it into the calcium paracasinate. That process is known as the curdling of milk. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पेप्सिन एक्ट ऑन द कैल्शियम पैराकेसिनेट एंड कन्वर्ट इट इनटू द पेप्टोन्स, एंड प्रोटीन, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ऑफ द काइम। तो जब पार्शियली जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो पेप्टोन्स प्रोटियोजेज में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा जो हमारा केसीन होता है वो इसी रेनिन के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है पैराकेसिन में, और पैराकेसिन कैल्शियम से बाइंड कर जाता है और फॉर्म करता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोरेनिन, इसको कन्वर्ट करता है रेनिन में। ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म। तो ये एक फंक्शन हो गया। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, इसके लिए जो है HCl रिस्पॉन्सिबल होता है, और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। सबका सीक्वेंस सही कर लीजिएगा आप लोग। पेप्सिनोजेन ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में,
और यहाँ भी HCl नेसेसरी होता है। कैल्शियम पैराकेसिनेट एंड नेक्स्ट है प्रोटीन्स एंड प्रोटियोजेज पेप्टोन्स। कैल्शियम पैराकेसिनेट फाइनली इनको ब्रेक करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटियोजेज बनाता है और पेप्टोन्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आपका डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो आज के लिए इतना ही। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।